हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में ये हमारा 7th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। मतलब यहाँ बेसिकली ऐसा है ना कि हम लोग वो जो महाजनपद में जो मगध महाजनपद जो विक्टोरियस साबित हुआ था, उसमें कैसे तुम्हारा जो है मौर्यंस वाला जो एज है उससे रिलेटेड इसमें स्पेशली बात किया गया। तो देखो क्या हो रहा है कि ये ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स आपका इवोल्यूशन कैसे चल रहा है कि पहले आप लिथिक एज की बात कर रहे थे, जहां पे बस इंसान क्या है गुफाओं में रहता था, मतलब एक टेम्पररी शेल्टर पेड़ पे गुफाओं में जहां तहां भटकता था, खाना खाता था और अपना जीता था। यहाँ पे कोई कल्टीवेशन वगैरह नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमंस जो है ना फूड गैदरिंग वगैरह करने के बाद रियलाइज किए कि सेटल हो सकते हैं, तो सेटलमेंट शुरू हुआ। सेटलमेंट जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये सेटलमेंट्स जब बड़ा रूप लिया, बहुत सारे लोग ग्रुप बनाए, सिविलाइज्ड फॉर्म में रहने लगे, तो आपका आईवीसी का कल्चर आया, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से धीरे धीरे क्या है कि अब जैसे क्या होगा ना कि जब हमारे बेसिक नीड्स, पहले कहानी है, हिस्ट्री को कहानी में फिट करो, उसके बाद उसके किरदार्स को फिट करेंगे और तब जाके लास्ट में डेट को रखेंगे। पहले अभी समझो कि पहले हम लोग क्या भेगाबंद की तरफ भटक रहे थे, फिर हमने जो है जानवरों को और बाकी सभी पेड़ पौधों का एक्टिविटीज नोटिस किया, तो हमको लगा कि हम खेती कर सकते हैं, कुछ है जानवर उसको हम पाल सकते हैं, कुछ को नहीं पाल सकते तो उसकी हंटिंग करेंगे, उसका स्किन निकालेंगे, उससे कपड़े बना लेंगे, या बाद में जो राजा आए वो अपने थ्रोन को, राजगद्दी को सजाते थे उससे। इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आते आते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। अब ये जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ ना, वैसे वैसे आप एक तरह से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आर्यन कल्चर्स, आर्यन इन्वेजन, जिसके कई सारे थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रल एशियन थ्योरी पढ़ेंगे, इंडियन थ्योरी पढ़ेंगे, या फिर टिबेटन थ्योरी पढ़ेंगे, आर्कटिक थ्योरी पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि हमेशा से देखा गया कि कोई एक चीज डिक्लाइन करेगा तो दूसरा नया चीज शुरू होगा। तो यहां से फिर धीरे धीरे वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक आया, दैट इज ऋग वैदिक कल्चर पनपा। यहाँ पे क्या था ना कि अब थोड़ा सा लोग हल्का हल्का जो है ना अपने अंदर अंतर देखते थे। पहले क्या था कि जानवरों की तरह सब एक साथ एक झुंड में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके अंदर वो स्ट्रांग फीलिंग है कि नहीं हम पावरफुल है, तुम कमजोर हो, हम ऊंचे जात के तुम नीचे जात की, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन ऋग्वैदिक टाइम से ये ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ। थोड़ा बहुत इंडस वैली में भी दिखा, वो इस बात से प्रूफ मिलता है ना कि इंडस वैली में आपको दिख रहा है कि एक ऊंचा सिटी था सिटाडेल और एक लोअर टाउन था, कहीं कहीं पे 3 एरियाज दिख रहे थे, तो थोड़े हिंट्स थे। ऋग्वैदिक में ये और थोड़ा बढ़ गया, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ी उसकी प्रजा है, बहुत सारे उसके घोड़े हैं, बहुत सारे जो है आर्मी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बस एक था कि एक थोड़ा सा पावरफुल निकला जो कि राजा था, और एक इधर निकला जो इंटेलेक्चुअल्स में कह सकते हो, मतलब जो कि आपका यज्ञ वगैरह परफॉर्म कर रहा है, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है, जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण्स, बाद में जाके जिसे प्रीस्ट वहां पे कहा गया। थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा, और ये आपको लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वाले साइड में, जब आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखा गया था, उस समय में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गया। आपको टोटल जो है ना 4 जो है लेवल्स दिखने लगे सोसाइटी में, जो कि क्या है ना कि बाय प्रोफेशन, एक तरह से बाय प्रोफेशन एंड बर्थ डिसाइड होता था कि भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का जो बच्चा है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा और उसका प्रोफेशन वही होगा, जो कि ये गलत था। इसी तरह से यहाँ पे क्या है ना कि लाइफ के 4 स्टेजेस जो है वो आपको देखने को मिले। वो 4 स्टेजेस जो है, जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, यंगर एज, अडल्ट एज, ओल्ड एज, एंड फिर बाद में क्या है कि सब कुछ छोड़ के संन्यास में चले गए, ये सब थोड़ा आपको देखने को मिलता है। इस दौरान जो है ना और ज्यादा पावरफुल, मतलब है कि अब बहुत ज्यादा डोमिनेंसी शो करने लगे कि भाई राजा बहुत ज्यादा डोमिनेंसी शो करने के लिए यज्ञ परफॉर्म करता था, लड़ाइयाँ लड़ता था, काफी पावरफुल वे में ऑर्गेनाइज करने लगा, अपना पावर दिखाने के लिए बड़े बड़े जो है किले बनवाने लगा, बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लगा प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारे मजदूरों को लगाने लगा ये दिखाने के लिए कि हम पावरफुल हैं। तो अब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, अब समाज ज्यादा सेग्रीगेटेड हो गया। अब उसी सेग्रीगेशन में याद होगा कि हम बताए थे ना कि 16 महाजनपद जो है, जैसे क्या था शुरू में, ये ऋग्वैदिक टाइम पे जन बोला जाता था, ये जन जब पैर जहां रखे तो वो ये बन गया क्या, जनपद, और यही बहुत सारे जनपद मिलके आपका क्या बन गया, महाजनपद। महाजनपद जो कि 16 है। आगे पढ़ेंगे कि अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र से हमको इसका प्रूफ देखने को मिलता है। जो 16 आपके महाजनपद थे वो एकदम अभी रटा हो जाना चाहिए।
एटलीस्ट नाम आपको उसके फीचर्स, उसके कैपिटल छोड़ दो, कम से कम नाम जो है ना वो, क्योंकि आपके मैप में 6 के दिया है, नहीं 16 एटलीस्ट 50% भी याद कर लो। जैसे क्या है कि अभी वीडियो के साथ ही जो है ना आप याद कर लीजिए 16 जो जनपद था उसमें क्या था, अंग था, मगध था, काशी था, वत्स था, कोसाल था, सौर सेना था, पांचाल, या कॉमन कॉमन याद कर लो। जैसे नॉर्थ वेस्ट साइड में था ना गांधार और काम्बोज था, जो अभी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का एरिया पड़ेगा या पाकिस्तान के नॉर्थ वाले पोर्शन में पड़ेगा। या बिहार में आपका 3 था, वो ध्यान में रख लो। भागलपुर साइड में अंग था, वैशाली साइड में वज्जी था, और फिर आपका क्या है ना कि जो साउथ बिहार है उस साइड में क्या था, मगध था। एटलीस्ट 5 इस वीडियो में आप ध्यान में रख लीजिए, धीरे धीरे कैपिटल भी हो जाएगा। उस 16 महाजनपद में क्या था कि बहुत सारे जो है ना कि आपके फाइट हुए, फाइट होने के बाद जो विक्टोरियस साबित हुआ, वो साबित कौन हुआ, मगध। अच्छा, इसमें आगे बढ़े उससे पहले क्या है कि पिछले चैप्टर्स का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से वहां जाके विजिट कर सकते हैं। वो सब कंप्लीट हो गया, हम लोग 6th ऑलमोस्ट फिनिश पे है, ये 7th है, इसके बाद 3 और चैप्टर है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे 7th में। इसके साथ आपको आर्टिकल्स का एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू लेना है, तो वो भी चल रहा है हमारा। कुछ चीज़ों के जो है ना लॉजिकल याद करने का कुछ ट्रिक है, वो भी दिए गए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, शेड्यूल्स हो गया है, वो सब भी है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आते जाएंगे, बहुत सारे और नए नए इनोवेशंस होंगे, जैसा जैसा आप डिमांड करोगे ना वैसा वैसा आते जाएगा। बस सिंपल इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई। तो चलिए हम लोग क्या है कि अब आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मगध जीता। अब मगध की बात करें तो मगध जो है इसमें भी कई सारे जो है ना छोटे छोटे जो है एक तरह से कह सकते हो किंगडम्स आए। जैसे एक किंगडम आया आपका कौन सा, हरियाणक डायनेस्टी। हरियाणक डायनेस्टी के बाद क्या है आपका, क्या आया, शिशुनाग। फिर नंदा डायनेस्टी, और फिर उसके बाद आया आपका कौन सा, मौर्य। इसके बाद भी आता है, जैसे इसके बाद आपका आएगा शुंगा डायनेस्टी। शुंगा, जिसके प्रोमिनेंट लीडर पुष्यमित्र शुंगा थे, जिन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों को जो है मारा था, बहुत सारे मोनास्ट्रीज को उन्होंने ढा दिया था, लेकिन कुछ बनवाया भी था सरप्राइजिंगली। तो ये शुंगा डायनेस्टी। फिर उसके बाद एक छोटा सा डायनेस्टी आपका कानवा डायनेस्टी है, और ये आपका कंटिन्यू होता रहेगा। अभी जो हमारा फोकस है वो है किस पे, मौर्यंस पे। जैसे हरियाणा में क्या थे, कुछ पॉपुलर लीडर्स थे, बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे, उदयन थे, ये सब क्या थे आपके हरियाणा डायनेस्टी के थे। अब बताए थे ना कि मगध जो है, मगध का जो आपका कैपिटल था पहले राजगीर था, फिर उसको पाटलिपुत्रा किया गया, फिर बिहार शरीफ किया गया, उसके बाद जो है ना वापस से पटना किया गया। कई बार कैपिटल, मतलब इन्हीं तीनों के बीच में क्या हो रहा था ना, फ्लक्चुएट कर रहा था। क्यों, इसका रीजन भी है। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी में तो खैर बाकी के रूलर्स जो है याद होना, जैसे काल अशोक नहीं याद हो, या फिर आपके महापद्मा नंदा जो है, धनानंद, ये सब नहीं याद हो, कोई बात नहीं। मौर्य के एटलीस्ट जो है ना 3 प्रोमिनेंट जो टॉप के लीडर्स है वो इस चैप्टर में एटलीस्ट याद कर लो कि मौर्यंस में आपके क्या थे। जो चंद्रगुप्ता मौर्य ने क्या किया था, फाइंड किया था। चंद्रगुप्ता मौर्य ने जो है चाणक्य जी का जो है हेल्प लेके उन्होंने मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया था, धनानंद से लड़के और उनको डिफीट करके। इसके पीछे भी अच्छी स्टोरी है कि धनानंद ने क्या किया था ना कि चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था, उनको एक तरह से उन्होंने बेइज्जत किया था। कई जगहों पे जो है ना उसके सीरियल्स भी बनाए गए हैं, उसमें आप देखिएगा कि थोड़ा दिखाया गया कि ये माना जाता है कि उनको बेइज्जत किया था। वो एक तरह से टीचर थे, बट और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे। उन्होंने इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस पे अच्छे से बहुत सारे जो है ना रूल्स को, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना कंपाइल करके, आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में उनके जो है ना लॉजिक्स को पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ क्या है उन्होंने दिया था, और उनका जो बुक है वो अर्थशास्त्र था। तो ये उनको जो ये हिस्ट्री कहा गया है कि उनको शायद बेइज्जत किया गया था, जिसका बदला लेके उन्होंने क्या है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो बहुत ही यंग बच्चा था उसको सपोर्ट कर करके, नीति सिखा सिखा के उन्होंने धनानंद को डिफीट करके नंद डायनेस्टी खत्म करके मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। उसके बाद आते हैं इनके बिंदुसार। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा सा बच्चे हो जाते हैं, हम लोग भी हो गए थे। बिंबिसार हरियाणा के थे, बिंबिसार, एंड बिंदुसार जो थे वो मौर्य के थे। एंड देन द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, जिसपे कई मूवीज भी बनी हुई है, अशोका। जहां से आपका क्या है ना कि एक स्ट्रैटेजी क्या हुआ था ना कि जो फाइटिंग, अग्रेशन, उससे हट के धम्मा की तरफ जो है मूव किया था। तो इस चैप्टर में यही चीज समझना है कि जैसे हुआ क्या कि इसमें बेसिकली अशोक पे ज्यादा फोकस किया गया है और ओवरऑल मौर्य पे थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हो 2 पेज का नोट है।
कहानी बस ऐसे ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना आज से कई सौ साल पहले स्टैब्लिश किया धनानंद को हरा के नंद डायनेस्टी खत्म किया, मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने के बाद क्या है कि उनका जो है फाइट चला सेल्यूकस निकेटर के साथ, फिर उनकी बेटी का इससे शादी हुआ, फिर वहां से जो है मेगास्थनीज को भेजा गया, इनके कोर्ट में आया, उनके कोर्ट को का बहुत अच्छा वर्णन किया कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत बढ़िया है, पूरा जो लोकेलिटी है वो बटा हुआ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे आज के डेट में है ना स्टेट्स, वैसे उस समय क्या था प्रोविंसेस था, सेंटर में आपके क्या थे, जो मेन कैपिटल था वहां पे राजा थे, और जितने प्रोविंसेस थे उसके गवर्नर के तौर पे उन्होंने अपने बेटे को अपॉइंट किया था। तो ये सारा चीज उन्होंने, और बहुत बड़ा सा उनका महल था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, स्पाई वगैरह नियुक्त था, डिपार्टमेंट्स बटा हुआ था, ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग था, या फिर आपका स्पाइंग का डिपार्टमेंट अलग था, जासूसों का डिपार्टमेंट अलग था, फाइनेंस अलग था, आर्मी वाले डिपार्टमेंट अलग थे, जुडिशियल डिपार्टमेंट अलग था, सब कुछ बहुत अच्छे से डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ था। तो ये जो है ना उनके बुक में ये चीज है जो उन्होंने देखा था वो बताया था। इसी चीज को फॉलो करते हुए बिंदुसार भी, अशोक भी, इनफैक्ट अशोक जो है उनका अर्ली लाइफ का भी काफी ये था, बैटलसम था, बहुत उनको लड़ाई लड़ना पड़ा, कई सालों तक लड़े। उन्होंने, माना जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार के तब राजगद्दी प्राप्त किया। लेकिन जो कलिंग का, जो आज के डेट में उड़ीसा में आता है, कलिंग का लड़ाई जो है इतना फियरसम था कि एक तरह से माना जाता है ना कि उसके बाद वहां जो डिवास्टेशन हुआ उसको देख के उनका जो है ना मन बदल गया, और अब वो क्या है ना, लड़ाई झगड़े, दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, मारना, ये सब सैक्रिफाइस करना, इस सब से हट के उन्होंने क्या किया, धर्म का पॉलिसी अपनाया, जिसको पाली में, बुद्धिज्म में धम्मा कहा जाता है, जिसके लिए धम्मा महामत्तास भी जो है ना उन्होंने अपॉइंट किया। बस कुछ नहीं, ध्यान से कहानी जो है ना आप ये नोट ये करते रहो। तो ये देखिए, अब जो हिस्टोरियोग्राफर है वो इस बात को दो तरीके से पेश कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। ब्यूरोक्रेट का दिमाग ऐसा होना चाहिए कि प्रॉस कॉन, हर एक अच्छी बात का अच्छाई भी और बुराई भी, दोनों चीज देखो। तो आप अच्छाई देख रहे हो कि उनका मन बदल गया, लेकिन इसका ये भी तो बात मतलब हो सकता है ना कि शायद उन्हें लगा कि इतना डिवास्टेशन हम कर दिए कि अब लोग शायद हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लोगों के मन को बदलने के लिए उन्होंने सोचा कि हम अपने मन को ही बदल लेते हैं, तो राजगद्दी भी बची रहेगी और हम जो है, हमारा अंपायर भी जो है बचा रहेगा, और हम रूल भी कर पाएंगे। तो दोनों तरीके से इसको लिया जा सकता है। तो ऐसे करके इसके लिए, धर्म को प्रोपेगेट करने के लिए उन्होंने अपने बेटे बेटी, कई सारे जो है ना ऑफिशियल्स को, कई सारे लोगों को दूर दूर देश, श्रीलंका में या फिर आपके नॉर्थ अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, इन सभी जगह जो है भेजा, और धर्म को प्रोपेगेट करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। इनफैक्ट अपने इंस्क्रिप्शंस में, अपने पिलर्स पे, अपने आर्किटेक्चर में वो लिखवाते थे, प्रोपेगेट कराते थे कि सैक्रिफाइस करना सही नहीं है, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, बातों से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आज के इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आपने देखा होगा कि हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, बातचीत करेंगे तभी तो कुछ सोल्यूशन आएगा तभी तो हम क्या करेंगे कि ग्रो कर पाएंगे हम भी और वो भी, इस तरह से समृद्धि आएगी। 5S फॉर्मूला, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है ना कि उन्होंने अब की बार क्या किया कि अब लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो अब क्या किया जाए। और दूसरी बात है कि मन भी बदलना जरूरी था, क्योंकि कि कोई भी इंसान है, कोई भी कितना भी क्रूर हो, उतने डिवास्टेशन के बाद जो है ना, लाखों लोगों की मौत के बाद, हत्या के बाद, खून के बाद, किसी का भी मन जो है ना विचलित हो सकता है। तो ये काम उन्होंने जो है बताया, सैक्रिफाइस को अपोज किया, मारधार को अपोज किया। तो बस इतना सा कहानी है आपके 6th में। पहले ये कहानी ऐसे समझना है, मतलब कहाँ हम चरवाहे से, चरवाहे कह रहे, गैदरिंग से लेके, चरवाहा से लेके आज हम लोग बड़े अंपायर की बात कर रहे हैं। आज भी पटना में जो है ना दीदारगंज के से जो एक्सकैवेशंस वगैरह हुआ है, यक्षनीज वगैरह है, वो आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगा। कुम्हरार में जो है वो पैलेसेस के अवशेष आपको देखने को मिल सकते, जो हिल था वो सब कुछ कुछ देखने को मिल सकता है। तो इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में शुरू करते हैं। अब फटाफट फिनिश कर लेते हैं। कहानी अब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी से शुरू हुई कि भाई रोशन है, उसको उनके दादा नाना जो भी हैं, ग्रैंडफादर ने जो है उनको कुछ पैसा दिया तो उसको वो करारे नोट को छू के बहुत अच्छा लगा। तो वो खर्च तो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसको नोट को फील करने बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वो नोट को बहुत ध्यान से नोटिस की ना, तो उसको कुछ नंबर्स उस पर लिखे मिले, कुछ फीचर्स मिला, कुछ फोटोज मिला, गांधी जी का फोटो मिला और कुछ लायन का सिंबल मिला। उसके मन में क्वेश्चन आया कि ये लायन का सिंबल है क्या। आप भी देखे होंगे। तो जो 4 लायन बैक टू बैक जो है चारों डायरेक्शन में सीटेड है, वैसे कुछ फोटोज मिले। तो इसके मन में क्वेश्चन आया कि ये है क्या।
किस चीज को सिग्निफाई करता है और कहां से लिया गया। तो इसी क्वेश्चन को आंसर करते करते हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे और आगे आने वाले सिलेबस को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही वाला, एक बैकग्राउंड में है, एक पीछे है, एक इधर है, एक आगे है और एक इधर। उसके बाद आप देख सकते हो ये आर्ट एंड कल्चर में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे भी। ये अबैकस है, इसमें आपका ये चेन है, सॉरी व्हील है, और उसके बाद जो है अलग अलग बुल, हॉर्स, ये सब जो है जानवर है। उसके बाद आपका देखिए ये इन्वर्टेड लोटस है। इसके बाद भी आपका मोनोलिथ पिलर होता है। तो ये सब है। तो खैर ये आर्ट एंड कल्चर का अभी फिलहाल ध्यान मत दो, इस कहानी में देखो कि क्या 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 हम जो कहानी पढ़े वही है कि नहीं। तो देखिए इसका लॉन्ग हिस्ट्री है, जो लायंस हम देखते हैं। क्या हिस्ट्री है कि अशोक नाम के राजा थे जो बहुत बड़े जो है ना ग्रेटेस्ट रूलर थे। उन्होंने क्या है कि कई सारे जो है ना पत्थर हो गए, पिलर्स हो गया, उस पर कई सारे इंस्ट्रक्शंस को लिखवाया था। अब इंस्ट्रक्शन लिखा है तो भाई क्यों लिखा है, राजा है तो क्या क्या लिखवाया, क्यों, क्या जरूरत पड़ा कि पत्थर पे लिखवाना है, पिलर इतने हार्ड सरफेस पे, पेड़ के छाल पे या पत्तों पे क्यों नहीं। तो वो ये चाहते थे कि मेरा इंस्ट्रक्शंस मिटे ना, लोगों तक जाए। या तो वो पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते हैं तो एक ज्ञानी इंसान पढ़ के उनको सुनाएगा, और वो क्या था वही चीज आगे हमारा चलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब इनका किंगडम जो है ना बहुत बड़ा था, इसलिए एम्पायर कहते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट है तो क्लास हो गया, और बहुत सारे क्लासेस मिला दिए तो स्कूल है। तो वैसे ही छोटे 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 इतने हिस्सों को कॉन्कर कर लिया था कि अब वो किंगडम ना कहला के बहुत बड़ा अंपायर कहलाया। अब ये अंपायर कब स्टैब्लिश हुआ, 2300। तो ये लगभग जो है ना धनानंद ये 320 BC के आसपास में जो है ये अंपायर सेटअप हुआ था आपका, किनके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब मौर्य जो है ना ये किस स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है, इस पे भी कई डिबेट्स चलते हैं। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि भाई ये शूद्र थे, मौर्य ग्रुप से आते थे, कई लोग मानते हैं कि वैश्य थे, कई लोग मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे। तो अपने अपने कहानी है, लेकिन हमें अपने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछे उसका जात क्या था, धर्म क्या था, बस ये एक डिबेट है, कहानी है, तो सुन लीजिए, इसको ध्यान से हटा दीजिए। किनके मदद से, चाणक्य, कौटिल्य, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो आप कहोगे विष्णु गुप्ता। इन्होंने जो बुक लिखा वो मैच द कॉलम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, अर्थशास्त्र। अब यहां पे कह रहा है कि मौर्य जो है, द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। डायनेस्टी, एम्पायर, किंगडम। तो देखो क्या है ना कि जब छोटा छोटा ग्रुप हो तो हम इनको क्या कहेंगे, किंगडम्स। कि एक ग्रुप है उसका एक राजा है, एक किंग है, तो किंगडम। बहुत बड़ा सा एरिया है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को मिला के बनाया गया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एम्पायर। लेकिन अगर इसी एम्पायर में काफी बड़ा है और इसमें सेम ही फैमिली के मेंबर्स आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम ही फैमिली के हो। बेसिकली मोनार्की में तो ऐसा ही होता है कि हाँ सेम फैमिली से ही आते हैं, कहीं कहीं नहीं भी आ सकते हैं। तो मेजॉरिटी जहां पे भी सेम फैमिली से ही आता है, तो वैसे को हम कहते हैं क्या, डायनेस्टी। देख लो, सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर द अदर। तो एम्पायर से अच्छा मतलब स्पेसिफिक है। ये एक यूपीएससी में जो है ना पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम, एम्पायर एंड डायनेस्टी। छोटा किंगडम, बहुत बड़ा एम्पायर, और वही एम्पायर जब एक ही फैमिली के लोग रूलर्स बने एक के बाद एक, तो उसको क्या कहेंगे, डायनेस्टी कहेंगे। अब इसमें बहुत सारे सिटीज थे, जैसे कुछ सिटीज है आपका पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन, कई सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे पाटलिपुत्रा तो कैपिटल ही था, पाटलिपुत्रा आपका क्या था, कैपिटल ही था। राजगीर के बाद उसको बनाया गया। अब जिनको याद है बताइए कमेंट सेक्शन में, किसने पाटलिपुत्रा बदला था। तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में बताए थे ना कि तक्षशिला, काम्बोज, गांधार, ये सब आज के प्रेजेंट डे के नॉर्थ पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले हिस्से को कवर करता है। उज्जैन क्या है कि इंडिया में जो नॉर्थ साउथ का कन्फ्लुएंस होता है ना, कि नॉर्थ से आप साउथ की तरफ बढ़ोगे ना, तो उसी रास्ते में आपका उज्जैन आता है। अब आपको स्टेट बताना है कि प्रेजेंट टाइम में उज्जैन किस स्टेट में है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहां पे वही देखिए क्या हो रहा है कि तक्षशिला क्या था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, जो कि सेंट्रल एशिया के लिए लिंक बनाता है। उज्जैन जो है ये आपका किस में आता है, नॉर्थ टू साउथ वाले हिस्से को लिंक करता है। तो अब यहां पे देखिए क्या है ना कि ये जो मौर्य एम्पायर है इसका सेटअप आपको बता रहा है कि मौर्यन एम्पायर में क्या था ना कि आपके सिटीज भी थे, आपके क्या थे, फॉरेस्ट वगैरह भी थे, आपके नॉर्मल सेटलमेंट्स भी थे, प्रोविंसेस भी थे, मतलब सिटी का छोटा छोटा हिस्सा, या कह सकते हो सिटी की जगह ना
आप ऐसे सेंटर की बात कर सकते हो। सेंटर की सबका अपना अपना काम था। सेंटर पे राजा बैठा है, रूल करेगा, वो हर एक चीज का गार्जियन है, ट्रेजरी वगैरह हर चीज का रखवाला है, कंट्रोलर है। किसी को पनिश करना है तो वहीं से राजा के ही ऑर्डर से होगा। सब कुछ हर चीज का कंट्रोल सेंटर, मतलब सीपीयू ऑफ द किंगडम सेंटर। अब वो क्या है कि एक इतना बड़ा एम्पायर को एक जगह से नहीं काम कर सकते, तो उस बड़े से एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। उसको कहे प्रोविंस। प्रोविंस में राजा के ही बेटा जो है, जिन्हें प्रिंस कहा जाता है, उसको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। वो वहां पे देख रेख करता है और जो भी रिपोर्ट है वो अपने पापा या जो भी राजा है उसको एज सेंटर में रिपोर्ट करता है। सेंटर बदले में जो है उसको सजेशन देता है, बताता है, सराहना देता है कि हाँ ठीक है। फॉरेस्ट, तो भाई फॉरेस्ट से क्या आएगा? तो याद करो, फॉरेस्ट से बताए थे ना, लकड़ी आ सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉरेस्ट से मिनरल्स आ सकता है, फॉरेस्ट से आपको क्या आ सकता है? तो एलिफेंट्स आ सकता है जिसको आर्मी में यूज किया जा सकता है, एंड बाकी नॉर्मल लोगों का सेटलमेंट। नॉर्मल लोगों के सेटलमेंट से क्या आएगा? मार्केट बनेगा, मार्केट बनेगा तो इकोनॉमी चलेगा। नॉर्मल लोगों के सेटलमेंट से क्या आएगा? लेबर आएगा, तभी तो वो काम करेगा, तो इकोनॉमी चलेगा। तो ये चीज है, तो ऐसे बैलेंस्ड वे में था। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विलेजेस वगैरह था जहाँ पे फार्मर हर्डर रहते थे, जो कि यहाँ पे, और फिर उसके बाद फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में आपका जो है हंटिंग वगैरह का काम होता था। जो भी बताए हैं वही सारा चीज आपका वहां पे प्रेजेंट होगा। और ये क्या थे ना, अलग अलग, मतलब डाइवर्सिटी था, डाइवर्सिटी था लोगों के बीच में। ऐसा नहीं था कि एक जैसा यूनिवर्सल है। आप यहाँ मैप में देख सकते हो, मैप में देखो, इधर 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 जो है ना, ये सब जितना एरिया है, इन सभी एरिया में जो है ना अशोका का जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो सब है, पिलर्स है वो सब है ले डाउन। जैसे गुर्जर है, कौसंबी है, उज्जैन, ये वाला देखिए, ये लिंक है ना, इधर से इधर के बीच में, इधर से इधर के बीच में। ऐसे और भी पॉइंट है, लेकिन जो ट्रेड रूट जाता था ना, ट्रेड रूट जो ऐसे जाता था, वो इंपॉर्टेंट लिंक पॉइंट में से एक ये बनता था। कन्नौज भी था इसमें से। तो ये सारा चीज है, मतलब जो एम्पायर था वो ऐसा नहीं था कि मोनोटोनस है, होमोजीनियस है, डाइवर्सिटी बहुत था। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि कैसे एम्पायर जो है वो आपका किंगडम से डिफरेंट है। देख लो क्या है, एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। एम्पायर और किंग में यही फर्क है कि एम्पायर एम्पायर का जो है ना देख रेख करता है, किंग जो है किंगडम का करता है। और किंग एम्पायर, किंगडम छोटा है और एम्पायर क्या है? बड़ा है। रूलिंग द एम्पायर, तो रूलिंग द एम्पायर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, पाटलिपुत्रा के जो है डायरेक्ट कंट्रोल था एम्पायर, मतलब ये क्या था? आपका सेंटर था, जो भी बताए थे। उसके बाद क्या कह रहा था कि यहां से ऑफिशियल्स पर अपॉइंटेड होता था जो टैक्स कलेक्ट करेगा, किससे? फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से। पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा, सैलरीज वगैरह यहीं से आपका दिया जाएगा, मैसेंजर्स वगैरह यहाँ पे आएगा जाएगा, स्पाइस जासूस लोग यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। उसके साथ साथ क्या है कि एंड ऑफ कोर्स एम्पायर सुपरवाइज देम ऑल, एम्पायर सबको सुपरवाइज करता था। और यह रॉयल फैमिली ये सब रहता था। बताया ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है, फोकल पॉइंट है। ये सी फॉर सेंटर, और इसके चारों तरफ ऐसे प्रोविंस है, प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस है। तो ये फोकल पॉइंट है। सारा कुछ यहां रिपोर्ट किया जाएगा, यहां से सभी जगह क्या है? ऑर्डर जाएगा, यहां से सभी जगह जो है सर्कुलेशन होगा। तो ये सारा जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो सेंटर के पास है। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, प्रोविंसेस भी था, और कई सारे जैसे तक्षशिला, उज्जैन, ये सब बहुत सारे जो है ना, ये रूल के, अब कोई भी जगह पे रूलिंग का होगा उसकी कैपिटल से होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं भी लिखा होता तो हम समझ जाते हैं। रॉयल प्रिंसेस को कैसे एज अ गवर्नर भेजते थे, अभी जस्ट बताए थे आपको। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दो सेंटर्स, बहुत बड़ा बड़ा एरिया था उन सेंटर्स के बीच में, जिसमें आपका क्या था, ये लोग वहाँ के रोड, रिवर्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब को कंट्रोल करते थे, टैक्स लेते थे। अर्थशास्त्र में भी आपका दिया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट ब्लैंकेट की तरह था, साउथ जो है वो गोल्ड के लिए था, प्रेशियस स्टोन के लिए था, और रिसोर्सेज वगैरह को कलेक्ट किया जाता था। मतलब सिंपल सी बात है ना कि आपका क्या है कि कई सारे जो है ना कि ऐसे सेंटर है, मान लो यहाँ प्रोविंस है, इस प्रोविंस सेंटर के बीच में भी कुछ एरियाज है। उस एरिया में कौन रहेगा? तो उस एरिया में हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, या लोग सेटल्ड हो, एग्रीकल्चर वगैरह होता हो। तो ऐसे भी जगह थे आपके, या कोई जंगल होगा आपका जहां से आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेगा। इसके साथ साथ कहता है क्या कि जो मौर्यस थे, मौर्यास, इनका सस्टेनेंस कैसे होता था, मतलब है जो पैसा कौड़ी रिसोर्सेज है वो कैसे आता था? तो भाई सबसे आसान उपाय पिछले लेक्चर में बताया था ना कि कुछ ना मिले तो टैक्स लगा दो, टैक्स से आएगा। प्लस क्या है कि जो रिसोर्सेज है उसको एक्सकावेट किया जाएगा, कि फॉरेस्ट तो है ही, देखो आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जहां जहां से भी रिसोर्स हो सकता है, सोना चांदी, ये सब रिसोर्सेज वगैरह लाओ,
उससे बिल्डअप करो। ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा एस्टैब्लिश करो। ट्रांसपोर्ट बढ़िया होगा तो कनेक्टिविटी होगा, ट्रेड बढ़िया होगा, और ट्रेड बढ़िया होगा तो अगेन क्या है, इनकम बढ़िया होगा, इकोनॉमी जो है वो आपका फ्लरिश करेगा। तो ये बेसिक कहानी आपका ऐसे चल रहा है। अब ट्रिब्यूट क्या है ना, एक तरह से गिफ्ट की तरह आप इसको मान सकते हो कि जैसे क्या है ना कि टैक्सेस ऐसा है कि आपका ये रूल है कि इतना आपको इनकम है तो आपको इतना टैक्स देना होगा। ट्रिब्यूट को अपनी मर्जी से जो है ना कि या तो अपनी मर्जी से दो या नहीं तो जैसे एक तरफ दो तरीके का ट्रिब्यूट होता है। एक तो होता है कि भाई हमको बहुत पसंद आया इसका काम, हम जाके कुछ अपने तरफ से गिफ्ट अरेंज करके दे दिया। दूसरा हुआ हफ्ता वसूली, तो उसी को हम कहते हैं ट्रिब्यूट। कोई ऐसा रूल स्टैंडर्डाइज चार्टर या कोई स्टैंडर्डाइज रेट नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फॉरेस्टेड रीजन्स भी है। अब फॉरेस्टेड के लिए क्या आएगा देख लो, बताए थे ना फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी। देखो मेगास्थनीज का स्टोरी यहाँ पे दिखाया गया। अब कुछ नहीं है, स्टोरी से आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना कि मेगास्थनीज कौन था। तो ग्रीक रूलर जो है ना वेस्ट एशिया का, सेल्यूकस निकेटर, उसका ये एम्बेसडर था। आज भी जब आप आईएफएस बनोगे तो दूसरे देश में आप क्या होगा, एम्बेसडर बन के जाओगे, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए जाओगे। तो इस कहानी में यही कहा कि भाई देखो मौर्य को आप जो छोटा समझते हो ना, वो ऐसा नहीं है। मौर्यंस जो है ये एक बहुत ही ज्यादा वास्ट इलेबोरेट एम्पायर है, बहुत भयावह एम्पायर है। यहाँ पे क्या है ना, बड़ी बड़ी पालकियों में राजा आते हैं, और राजा जब आते हैं अपने प्रजा के बीच में या कोर्ट में तो वो एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े पिलर्स है, इतना बड़ा बड़ा घर है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा बड़ा राजमहल है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लोग जो है सो ट्रिब्यूट्स देते हैं, गाना गाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। और जब राजा आता है तो उसके जो रखवाले सेवक सब है वो क्या है कि बड़े बड़े हाथियों पे जो है ना बैठते हैं, और हाथी भी डेकोरेटेड होता है। तो जान का खतरा होता है, तो इसलिए एक सेवक अलग से रखा होता है सेवक का ग्रुप, जो कि उनके उनके खाने से पहले खुद टेस्ट करता है कि कहीं पॉइजन ना मिला हो। तो यही कहानी आपका जो है ना बताता है। कुछ नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना सेल्यूकस के साथ जो है ना लड़ाई लड़े थे, ठीक है, ये हार गया, इसका डिफीट हो गया। तो इसने अपनी जो है डॉटर का मैरिज, पहले होता था ना मैरिज अलायंस, आज के डेट में भी थोड़े मॉडर्न वे से, तो डॉटर का इसके साथ क्या कर दिया, मैरिज कर दिया। तो एक फैमिली रिलेशन हो गया। बदले में इसने भी क्या किया, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स, बहुत सारे ये सब पहुंचाए। और सेल्यूकस के तरफ से इसके कोर्ट में क्या है, एम्बेसडर गया जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने जो है बुक लिखा था जिसका नाम है इंडिकस। उसी में मतलब इन्होंने जो देखा वही वो बयां किया। तो यही सब कुछ राम कहानी है, मन होगा तो पढ़ लेना, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा। तो अब कह रहे हैं कि व्हाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट फूड। भाई जान का खतरा था ना, लाइफ थ्रेटेंड था। अगर राजा ही, मान लो कि अगर राजा ही मर जाए तो प्रजा के मन में तो ये शंका फैलेगा ना कि जब राजा नहीं बचा इस राज पार्ट में, हम लोग क्या चीज है, हम लोग के अंदर, हम लोग के लिए कौन सा सिक्योरिटी है। जो चीज राजा को नहीं सिक्योर कर सका जो एम्पायर, वो हमें क्या सिक्योर करेगा। और एक अनार्कियल सिचुएशन बैठ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, एनार्की हो जाएगा। और एम्पायर, ये एनार्की होना एम्पायर के लिए सही नहीं है, एम्पायर खत्म हो जाएगा। इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्रा डिफरेंट फ्रॉम मोहिंजोदारो। भाई बहुत अंतर है। मोहिंजोदारो क्या था, सिविलाइज था, लेकिन यहां क्या था, कॉमन पर्सन के लिए था एक तरह से। और थोड़ा बहुत आपका क्या है, सिटाडेल का कॉन्सेप्ट था, हल्का फुल्का हायरार्की आपको देखने को मिला था कि कॉमन पर्सन भी था, प्लस कुछ किंग, कुछ हायर ऑफिशियल्स, इसका भी प्रूफ मिलता है। जबकि ये आपका क्या था ना, वेल स्टैब्लिश्ड एम्पायर था। जो होता है, जो आप सोच सकते हो, बड़े बड़े जो है राजघराने, बहुत बड़ा प्रजा, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे आर्मीज, ये सब कुछ था। तो ये इसमें फर्क था, रिसोर्सेज ज्यादा थे। अब देखो क्या है कि जनरली क्या है ना, जो गिरवराज कहा जाता है राजगीर को, राजगीर से शिफ्ट हुआ किधर, पटना, और इसी बीच में फ्लक्चुएट हुआ, इसी आसपास। मतलब ये मान के चलो ये साउथ बिहार, मैप में जाके आप देखिएगा, जो लोग बीपीएससी भी देंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैपिंग कीजिएगा। साउथ बिहार में ही एम्पायर्स क्यों कैपिटल रखा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था ना कि तुमको वाटर का कमी नहीं था, अच्छा खासा रिवर्स था, प्लस रिसोर्सेज। आज भी आप जाके मैप देखोगे तो साउथ के साइड से क्या है, कर्मनासा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, या फिर कोयल नदी हो गया, या फिर अजय नदी हो गया। ऊपर से नॉर्थ साइड से जो है पटना के आसपास के इलाकों में जो है घाघरा, उसके आगे जो है गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब मिलता है। तो ठीक ठाक रिवर का सप्लाई था, रिसोर्सेज है। जो साउथ बिहार है ना, ये एक तरह से मिनरल रिच है,
मिनरल रिच है, एक तरह से कहो कि जैसा टोपोग्राफी झारखंड के है ना, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, गया औरंगाबाद इन सब साइड में। तो रिसोर्सेज है, प्लस यहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट था। रिसोर्सेज मतलब है आयरन वगैरह था, आयरन वगैरह था तो उससे वेपन बन सकता है। फॉरेस्ट है तो वहां से खाना पीना, हनी, या फिर आपके वुड हो गए और अदर रिसोर्सेज, सैंड वगैरह, ये सब मिल जाएगा। तो ये सारा था। प्लस क्या था, इन सब के आसपास जाना कभी टूरिज्म करने, चारों तरफ हिल्स है, तो हिल्स है, तो इसकी वजह से क्या था ना, एक तरह से प्रोटेक्शन था। इसलिए देखना कि मगध वाला जो अंपायर था ना, जो भी हरियाणा, शिशुनाग, ये सब इसी साउथ बिहार में जो है ना फ्लक्चुएट कर रहे थे। नॉर्थ बिहार में ऐसा बहुत एडवांटेज नहीं था। नॉर्थ बिहार में क्या था ना, फ्लड का बहुत बड़ा इशू था और इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं था। एडवांटेज था बट इतना ज्यादा नहीं था, और एग्रीकल्चर भी पॉसिबल था, फर्टाइल लैंड, नदी है तो ये सारे कारण थे। अब अशोका जी को यूनिक रूलर क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि पहले तो हमको यूनिक रूलर है ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, तो आप कहना ना कि इनके इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इंस्क्रिप्शंस बोलना, मैन्युस्क्रिप्ट्स उतना ज्यादा नहीं, इंस्क्रिप्शंस। और इनका इंस्क्रिप्शंस जो है ना ज्यादातर कॉमन लोगों की भाषा में लिखा हुआ था, वो था प्रकृत, और जो कि जिसका स्क्रिप्ट है वो है क्या, ब्राह्मी। जैसा आप हिंदी पढ़ते हो ना, हिंदी भाषा है लेकिन देवनागरी क्या है, स्क्रिप्ट है। मतलब ऐसे ऐसे आपको लिखना है कि भाई बाएं से शुरू होकर दाएं की तरफ जाओ, कुछ अपने अक्षर है, वो स्क्रिप्ट होता है। कुछ था ना, जो कुछ स्क्रिप्ट ये लिखते थे ना, लिखवाते थे, वो था आपका खरोष्टी में। थोड़ा पर्शियन टाइप से मिलता जुलता है कि उल्टा लिखा, जैसे आप हिंदी लिखते हो ना लेफ्ट टू राइट, वैसे ये राइट टू लेफ्ट लिखा था। ये जनरली नॉर्थ वेस्ट साइड में, गांधार काम्बोज साइड में ये देखने को मिला, तक्षशिला साइड में। अब कलिंगा का जो है काफी ज्यादा ये हॉरिफाइड थे, वही था मन बदल गया। बस इस पैराग्राफ का यही था कि इन्होंने मन बदल लिया, जिसके दोनों ही कारण सही है अपने अपने जगह। कि ये भी जो है ना बेचैन हो गए कि ये करना ठीक नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। और दूसरा है इनके एम्पायर के लिए भी अच्छा हुआ कि अच्छी बात है आप रियलाइज कर लिए, जनता जो है आपको माफ कर दी और आगे बढ़ी आपके साथ, वरना जनता डर जाती। तो यहां पे वही यही गलती औरंगजेब अपने टाइम में नहीं किया, जिस वजह से उनका एम्पायर क्या हुआ, औरंगजेब का खत्म हो गया, कि उसने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा क्रूरता का। ये कर लिए तो इनका एम्पायर अच्छा खासा जो है ना बृहद्रथ तक बहुत अच्छे से फ्लरिश किया। अब क्या है, डिस्क्राइबिंग कलिंगा वॉर। अब ये भी कहानी है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस इस कहानी में वही है ना कि हम जो है, मेरा अर्ली लाइफ बहुत ये था, परेशान वाला था, हम लड़ाई किए, ये किए, कलिंगा में बहुत डिवास्टेटिंग लड़ाई हुआ, लेकिन उसके बाद हमको रियलाइज हुआ ना कि हमको क्या है कि सैक्रिफाइस करना हमारे लिए बढ़िया नहीं है किसी चीज का, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। हमें जो है लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबके पास एक लाइफ है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, यही चीज है। और धर्म वगैरह का धर्मा कुछ नहीं, धर्म है। तो यहां पे वही कह रहा है कि हाउ डिड कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकास एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर, कि इनको जो है ना, ये एक तरह से कह सकते हो कि अग्रेसिव जो बिहेवियर था इनका, उससे जो है ना इनको मॉरल इंटेलेक्चुअल सोच विचार करने वाले लोगों में इनके मन को बदल दिया गया। कि बहुत अग्रेसिव था कि मारधारी करना है, बट इसके बाद अब मॉरली चीजों को सोचते थे, स्पिरिचुअली सोचते थे कि नहीं यार, जीवन है, उसका इंपॉर्टेंस है। अब उनका धम्मा क्या है, धम्मा कुछ नहीं है, मॉरल कोड है। मॉरल कोड है, खुद के लाइफ को भी रिस्पेक्ट करो, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो, सैक्रिफाइस करना अच्छी बात नहीं है, यही सारा चीज है। मतलब जो चीज आप बाद में कह सकते हो ना कि नॉन वायलेंस का एक तरह से कॉन्सेप्ट जो गांधी जी के टाइम में पॉपुलराइज हुआ, वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो है ना, उन्होंने कहा कि वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस जो होता था इसमें, ऋग्वेदिक टाइम से जो चलता आ रहा था सैक्रिफाइस का, इसमें वो बिलीव नहीं करते थे। और ये ड्यूटी पे बिलीव करते थे कि हर एक का ड्यूटी है अपना, एक पिता का अपना ड्यूटी है, माता का अपना ड्यूटी है, बच्चों का अपना है, प्रजा का अपना है, राजा का अपना है, उस ड्यूटी को परफॉर्म करना है। ऐसा ही कुछ सारे प्रिंसिपल्स तो गांधी जी ने भी तो क्या किया, फॉलो किया। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे जो है ना कि उनके एम्पायर में बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजन्स वगैरह फॉलो करते थे, जिसकी वजह से कई सारे कन्फ्लिक्ट हो जाते थे। तो इन्होंने कहा कि देखो ये कन्फ्लिक्ट करना अच्छी बात नहीं है, मिलजुल के रहो, सबके रिलीजन में सब अच्छी बातें हैं, आपस में शेयर करो, एक दूसरे को एनलाइटन करो, तो मिलजुल के रहो। इसी चीज को प्रोपैगेट करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किया, जिनको महामत्ता या महामंत्रीस की तरह कहा जाता था। तो ये सारा कुछ है, मतलब है कि एक तरह से कि इन सबको जो है ये कर दिया, अपॉइंट कर दिया। साथ ही साथ शुरू में ही बताए थे, याद होगा तो,
कि उन्होंने क्या किया था, ऑफिशियल्स वगैरह अपॉइंट किया था जो कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो है वो लिखवाए थे कि ताकि लोग पढ़ सके, लोग जो है धर्म का इंपॉर्टेंस समझ सके। जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ के सुनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, कुड नॉट रीड, उनको रीड करके बताया जाएगा। ये भी बताए थे कि दूसरे दूसरे देशों में जो है ना प्रोपैगेट करने के लिए लोगों को भेजा गया ताकि हर कोई एनलाइटन हो सके। और सैक्रिफाइस वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो क्या किया, रिजेक्ट किया। तो एक तरह से चेंज की बात करता है। इसको भी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स को, मतलब अपने जो प्रजा है उनके लिए भी वही था। एक वर्ड में कहो कि धर्म का इंपॉर्टेंस, मोरालिटी का इंपॉर्टेंस, जो सैक्रिफाइस नहीं करना है उसका इंपॉर्टेंस। क्या फिजिकल सैक्रिफाइस मत करो, आप बिहेवियरल करो, गंदी सोचों को त्यागो, अच्छी सोच को अपनाओ, ऐसे काम करो। तो बहुत सारे जो है ना, इन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए, बहुत सारे आर्किटेक्चर किया। हर आर्किटेक्चर का मोटिव था कि उसमें जो है ना लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हो, वो सब बताया। तो ये इनके एम्पायर का बहुत अच्छी बात थी। अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ अशोकास मेसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे। बिल्कुल है, जितने भी धर्म वाले जितने भी पार्ट है ना वो सब है। आज के डेट में इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या पर्सनल रिलेशन हो गया, सोशल रिलेशन हो गया, इकोनॉमिक, हर जगह इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली भी आप देखो कि अगर आप मॉरली फिट नहीं हो, आप बिजनेस में बेईमानी के ही इरादे से जा रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस क्या है, कुछ दिन प्रॉफिट कमाओगे, लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा, फिर आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। कुछ भी चीज, जैसे आप मान लो कि बिस्किट ही बना रहे हो और आपने पहले ही ठान लिया कि अरे लोग तो खरीदेंगे ही, उस बिस्किट में कुछ भी मिला दो, खराब क्वालिटी का आटा मैदा मिला दो, खराब क्वालिटी का शुगर वगैरह मिला दो। एक टाइम आएगा ना जब आपके क्वालिटी पे असर पड़ेगा, लोग को पता चलेगा, लोग का ट्रस्ट खत्म होगा, आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो हर जगह एक मोरालिटी का बात जो है ना फॉलो होता है। एक दूसरे के साथ आप प्यार से रहोगे तो शांति बना रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में भी, अगर जैसे आज के डेट में रशिया यूक्रेन का फाइट हो गया, या इजराइल हमास वाला रिलेशन हो गया, या हुथी रिबेलियंस हो गया, सीरिया में जो हुआ रिबेलियन, इराक में हुआ, क्या फायदा हुआ? उससे अच्छा शांति से बैठ के वाद विवाद करके, अगर लगता कि नहीं ये चीज, ये एरिया हमारा होना चाहिए, हम ले लेते हैं, कोई एक सैक्रिफाइसिंग नेचर में आ जाता, कॉन्फ्लिक्ट ही रिजॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक अगर आ भी जाए तो दूसरा उसकी कमजोरी समझ के और हड़पने लगता है। जैसे चाइना को ले लो, अगर एक कंट्री सोच रहा है कि चाइना का ये रीजन जो है कन्फ्लिक्टिंग में, दे देते जाने, तो वो समझेगा इसकी कमजोरी है, हड़पने लगेगा। मोरालिटी बची ही नहीं है। आज के डेट में ये चीज को अप्लाई करना जरूरी है। ये सब कुछ इंस्क्रिप्शंस है जो आपको ध्यान में रखना नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कह रहा है कि क्या क्या ऑक्यूपेशंस था, तो वही सेम ऑक्यूपेशन, हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो कि क्राफ्ट्समैन हो गए, या फिर हंटर वगैरह हो गया, गैदरर वगैरह हो गया, फॉरेस्ट में जो जाएगा वो यही कहीं लगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑफिशियल्स कलेक्टेड, क्या कलेक्ट करते थे? टैक्स, जो कि रूलर के डायरेक्ट कंट्रोल में था। रॉयल प्रिंसेस कैसे जाते थे? गवर्नर बना के भेजे जाते थे। मॉडर्न रूलर ट्राई टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, कि वो कंट्रोल क्या करते? उस टाइम में क्या था, नेवी तो नहीं ना था, एयर ट्रांसपोर्ट तो नहीं था, दो ही चीज था, पानी और रोड। तो रिवर और रोड को कंट्रोल करते थे, वहां से यात्री लोग से भी टैक्स ले लिए, और जो कुछ और सर्विसेज दे रहा है लोगों के लिए उससे भी टैक्स ले लिए, तो एक प्रॉफिट होता था। और प्लस एक चेकिंग भी होता था कि कोई जो है अनवांटेड एंटी सोशल एलिमेंट ना एंटर कर जाए। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद क्या है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे हो गया आपका वुड हो गया, हनी हो गया, फूड हो गया, लीव्स हो गया, ये सब प्रोवाइड करते थे। स्टेट वेदर, ट्रू और फॉल्स, उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, गलत बात है, तक्षशिला था, फॉल्स है। उज्जैन तो नॉर्थ साउथ के बीच का लिंक था। चंद्रगुप्ताज आइडिया वर रिटन डाउन इन अर्थशास्त्र, फॉल्स। कौटिल्य का आइडिया था, विष्णुगुप्त का आइडिया था। नेक्स्ट है कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल, भी फॉल्स है। उड़ीसा, उड़ीसा का नाम था। नेक्स्ट है मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हाँ ट्रू है, मोस्ट है ना, अगर ऑल रहता तो गलत होता। What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma? वही है, सैक्रिफाइस का प्रॉब्लम, आइडल वर्शिप का प्रॉब्लम, या फिर सॉरी आइडल वर्शिप कह रहे, उस समय आइडल वर्शिप नहीं था, या फिर ऐसे गॉड का जो वर्शिप है, जो यज्ञ वगैरह करके हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, वो हो गया। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, कन्फ्लिक्ट को कम करना है, यही सारे प्रॉब्लम्स को जो है ना ये करना है, खत्म करना था। What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhammas? क्या बताए थे? पहले वो क्या किए, महामत्ताज को अपॉइंट किए ताकि वो स्पेशली ध्यान दे कि धर्म का एक मोरालिटी के हिसाब से काम हो रहा है। प्लस क्या है कि वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस वगैरह गुदवाते थे ताकि लोग पढ़ के ज्ञानी हो सके, समझ सके। एंड प्लस क्या है, अदर कंट्रीज,
अदर कंट्रीज में जो है मिशनरी एक्टिविटी, मतलब लोगों को भेजते थे कि आप धर्म का प्रचार करें। ये कुछ ईयर है, बाद में देख लेना। Why do you think slaves and servants were ill treated? भाई देखो, स्लेव और सर्वेंट इल ट्रीटेड इसलिए करते थे ना क्योंकि लोग उसे अपना नहीं मानते थे, पराया मानते थे। वो वॉर में कैप्चर किया हुआ कैप्टिव था, तो उसको क्या ही रिस्पेक्ट देना, तो इसीलिए उसको इल ट्रीट करते थे। हाँ, अगर राजा चाहे तो उसके हालात को ठीक कर सकता था, क्योंकि राजा के ऑर्डर को क्या करते थे, सभी जो है ना ओबे करते थे, सब डरता था, सब जो है ये मानता था कि भाई जो राजा है ना, उस राजा के ऑर्डर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, हमें सजा होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए अगर राजा चाहते तो वो ऑर्डर पास कर देते कि स्लेव को रिस्पेक्ट के साथ रखो, डिग्निफाइड लाइफ दो, लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी दो, फ्री रहने दो, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करो, तो ये किया जा सकता था। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग रोशन व्हाई लायंस आर शोन इन आवर करेंसी नोट्स। अब जो है ये आपका लायन वगैरह जो है करेंसी नोट में क्यों शो होता है, इसका तो सिंपल सा यही रीज़न है ना कि एक एंशिएंट इंपॉर्टेंट फीचर को सिग्निफाई करता है कि हम जो है अग्रेसिव भी हो सकते हैं, एक सिंबल की तरह काम करता है कि हम एक तरह से राजा है, शांत है, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो लायन की तरह अग्रेसिव भी हो सकते हैं। अदर ऑब्जेक्ट तो कहना हाँ ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह में जाओ, पब्लिक ऑफिसर्स में, पुलिस स्टेशन वगैरह में जाइए, या कोई भी अदर ऑफिशियल्स, या इनफैक्ट आप पॉलिटिशियंस के जो वर्किंग एरियाज ऑफिसर्स है वहाँ जाओ, वहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो कई जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। सपोज यू हैड द पावर टू इंस्क्राइब योर ऑर्डर्स, व्हाट 4 कमांड्स। अब ये तो खैर तुम कमेंट करो। अब कुछ लोग करेंगे कि भाई यूपीएससी का इतना टफ एग्जाम ही नहीं होना चाहिए, अगर मेरे पास पावर आ गया तो हम यूपीएससी का एग्जाम को बैन कर देंगे और उसके जगह जो है सिंपली रख देंगे कि जो लोग आर्ट्स लेगा सबको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ले लिया जाए, कोई कंपटीशन नहीं होगा। अगर होना भी है तो ऑब्जेक्टिव ले लो भाई, सब्जेक्टिव मत लो, इंटरव्यू मत लो, क्या यही लिखना है। चलिए, तो ये आप कमेंट कीजिए कि क्या अब ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं कि कुछ भी, ये इस तरह के क्वेश्चन को कुछ हायर लेवल पर्सपेक्टिव से ना आपसे यूपीएससी में मेंस में पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना के लिख दो। यहाँ लॉजिकल बात लिखो, आपको अपने समाज में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है। तो अगर आप राजा बने, मतलब अगर आप जो आपके पास पावर आया तो आप किसको सुधारोगे। आपको एजुकेशन का प्रॉब्लम दिख रहा होगा, आपको कास्टिज्म दिख रहा होगा, रिलीजियस जो है प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे, आपको हो सकता है सोशल इनइक्वालिटी दिख रहा होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिख रहा होगा, कल्चर का इरोजन होता हुआ दिख रहा होगा। तो उन सब के लिए लॉजिकल क्या क्या ऑर्डर्स आप पास करोगे, यही था हमारा इस चैप्टर में। मतलब कहानी वही है, सिंपल सा लास्ट के 1 मिनट में ध्यान से आप सुन लीजिए कि कहानी यही है कि सारे बड़े एम्पायर में से एक बड़ा एम्पायर मगध जो है वो जीता, जनपद में से। उस जनपद जो महाजनपद है उस मगध में कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स आए, लेकिन एक जो आया वो था मौर्य। और मौर्य किंगडम इतना बड़ा था कि वो एक एम्पायर हो गया, एंड सिंस उसमें सेम ही फैमिली के रूलर्स थे तो वो डायनेस्टी कहलाया, जिसमें चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने क्या किया था, एम्पायर स्टैब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने स्टैब्लिश किया, किनका मदद लिया, तो इन्होंने मदद लिया चाणक्य का। एम्पायर काफी फ्लरिश हुआ। सेल्यूकस निकेटर का आप एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे, मेगास्थनीज का, कि ये लोग मिलके जो है ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज किए जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का पावर का पता चलता है। सेल्यूकस निकेटर हार गए, उन्होंने सरेंडर किया और एक जो है ना कह सकते हैं मैरिज अलायंस स्टैब्लिश कर लिया। मेगास्थनीज उनके कोर्ट में गए और उन्होंने इतना भव्य नजारा देख के उसको एक तरह से नोट डाउन किया। फिर आए बिंदुसार, हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था कि बिंदुसार ने जो है कुछ नहीं किया था, इन्होंने भी बहुत सारे आर्ट कल्चर एम्पायर एक्सपैंड करने का बहुत सारा काम किया, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं है तो हम क्यों परेशान हो। यहाँ पे मेजर फोकस था किस पे, अशोका। अशोका पे भी क्या है ना, इसके रूल का बात नहीं है, इनके ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करके आपको ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करने का ये भी पॉइंट था ना कि एक तरह से एक छोटे बच्चे के अंदर जो मैसेज देंगे वो ना उसके दिमाग में परमानेंटली बस जाएगा। तो एक छोटे बच्चे को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बताएंगे कि एक बहुत ही खराब इंसान पश्चाताप करके अच्छा इंसान अगर बन जाता है तो उसके बाद भी वो फ्लरिश कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए गलती मानने में बुराई नहीं है, किसी भी टाइम पे जाके जो है ना सेल्फ रियलाइजेशन करना जरूरी है। हो सकता है आप किसी से फिजिकली ना माफी मांगे, लेकिन मन ही मन जो है ना खुद को माफ कीजिए, खुद के एक्ट को जो है उसका क्षमा मांगिए और एक अच्छे रास्ते पे चलिए। ऐसा इसलिए ये चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस चैप्टर में इतना ही। पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे कंटेंट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कंटेंट आएंगे ना
वो भले ताम झाम नहीं होगा, लेकिन सारे कंटेंट्स अगर आप पढ़ लोगे ना तो एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। थैंक यू एवरीबॉडी।